दो दुनिया का वारिस अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 28 मजोलिन और एम्ब्रोस। लेडी तारा ने अपनी गवाही को आगे बढ़ाया। उनकी आवाज में अटल दृढ़ता और कहानी के हर शब्द में एक रहस्यमय गुरुत्व था। नोकोविक ने मर्कल को युद्ध में सहजता से पराजित कर दिया था। इतनी शक्तिशाली सभ्यता की दुर्दशा देखकर फ्रान गैलेक्सी में भय की लहर दौड़ गई। हर कोई थर्रा उठा। हर ग्रह, हर राज्य, हर योद्धा इस अजय शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया था। बोरो, जोरो और नाना तीनों स्तब्ध थे। वे लोग पूरी तन्मयता से लेडी तारा की कथा सुन रहे थे, जैसे उनके शब्दों में अतीत की घटनाएं पुनः जीवंत हो उठी थी। लेडी तारा ने आगे कहा, नोकोवित अब इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र अधिपति बन चुका था और ठीक इसी समय प्रोफेसर बोरो की बेटी उसके प्रभाव में आकर अपना दिल हार बैठी। ये प्रेम केवल एक साधारण आकर्षण नहीं था, ये एक बंधन था जिसने इतिहास की धारा को मोड़ दिया था। जल्द ही उनकी शादी हुई और कुछ समय बाद ही उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बोरो चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में बीते वर्षों की स्मृतियां तैर रही थी। लेकिन प्रोफेसर बोरो केवल एक पिता ही नहीं था, वो एक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक भी था। उसने इस रिश्ते का लाभ उठाया और नोकोविक को मना लिया कि उसे उनके अनुसंधान में कार्य करने की अनुमति दी जाए। धीरे धीरे उसने अपनी योजनाएं बुननी शुरू कर दी। लेडी तारा ने गंभीर स्वर में कहा। सभा में सन्नाटा था। प्रोफेसर बोरो हमेशा से शक्ति और ज्ञान का पुजारी था। उसके पास अनेक स्त्रियां थीं, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गुलाम महिलाएं। परंतु जब वो नोकोवित के अधीन था, वो एक पिंजरे में कैद पक्षी के समान तड़प रहा था। और तभी मैं उसकी दुनिया में आई। बोरो की सांसें तेज हो गई थी। मैं केवल एक साथी नहीं थी, मैं एक परछाई थी जिसे नोकोविद ने उसके हर कदम पर निगरानी रखने के लिए भेजा था। मेरा रूप और सौंदर्य उसके लिए एक मायाजाल था और वो उसमें पूरी तरह उलझ गया था। धीरे धीरे उसने अपने रहस्य मुझसे साझा करनी शुरू कर दिए। यहां तक कि उसने मुझे ये भी बताया कि मर्कल ने उसे भारी धनराशि देने की पेशकश की थी, बस क्विड के रहस्य को जानने के लिए। बोरो ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, पर उसकी आंखों में अपराध बोध झलकने लगा था। परंतु नोकोविद मूर्ख नहीं था। उसे बोरो की नीयत पर संदेह हो गया था और यही कारण था कि उसने मुझे बोरो के पास भेजा। मैंने उसकी हर योजना पर नजर रखी। जब मर्कल और बोरो के बीच सौदेबाजी हो रही थी, तब मैंने उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी और उसे नोकोविद तक पहुंचा दिया था। बोरो की आंखों में अब नफरत थी। उसने पहली बार किसी महिला पर भरोसा किया था और वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई थी। लेकिन नोकोविद को तब तक पूरा यकीन नहीं हुआ जब तक कि बोरो ने सबसे घृणित कार्य नहीं किया, अपनी ही पुत्री की हत्या। सभा में सन्नाटा छा गया। उसने अपनी ही पुत्री की नृशंस हत्या केवल इसलिए कर दी ताकि वो धर्मा को टाइमेक्स चिप से जोड़ने से रोक सके। उसे हर हाल में धर्मा के अस्तित्व को गुप्त रखना था। उसकी पैदाइश को इतिहास से मिटा देना था ताकि किसी को ये पता न चले कि वो कौन है और उसका असली वारिस कौन है। परंतु नियति को ये स्वीकार ही नहीं था। उसके लाख प्रयासों के बावजूद वो अपनी योजना को पूरी तरह अंजाम नहीं दे सका। जब प्रोफेसर बोरो धर्मा को लेकर बीम हो रहा था, ठीक उसी क्षण नोकोविद वहां पहुंच गया। समय ठहर सा गया। दो प्रतिद्वंदी शक्तियां आमने सामने थी। एक जिसने अपने ही खून को मिटाने की साजिश रची थी और दूसरा
जो अपनी पत्नी की आखिरी निशानी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। नाना और जोरो भी स्तब्ध थे, परंतु बोरो इतनी आसानी से नहीं पकड़ा गया। वो अपनी नाती को अगवा करके ले गया और मर्कल की सहायता से मेजोल ग्रह पर छिप गया। लेकिन उसका सबसे बड़ा रहस्य अब भी अनसुलझा था। उसने नोकोविट के पुत्र को पैरेलल यूनिवर्स में कहीं छुपा दिया था। बोरो की आंखों में अब भय उभर आया था। यही कारण था कि मैं उसके साथ साई की तरह बनी रही, क्योंकि उसने कहा था कि एक दिन वो नोकोविट के पुत्र को वापस लाएगा। प्रोसिक्यूटर पहली बार बीच में बोल पड़ा, परंतु लेडी तारा, ये योजना कुछ अजीब नहीं थी? लेडी तारा के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान खिल गई। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा है। सभा में सिहरन दौड़ गई। लेडी तारा ने अपना रहस्यमय एकालाप चालू रखा। क्विड हथियार केवल नोकोविट के डीएनए से सक्रिय हो सकता था। प्रोफेसर बोरो इस तथ्य को जानता था, लेकिन उसने एक और रहस्य खोज निकाला था। ये हथियार नोकोविट के पुत्र के डीएनए से भी सक्रिय हो सकता था। बस उसे एक निश्चित आयु तक पहुंचना था, और इसी कारण बोरो ने उसे पैरेलल यूनिवर्स में भेज दिया था। बोरो और जोरो पूरी तरह स्तब्ध थे। जोरो को मूर्ख बनाना तो आसान था। उसने बोरो के कहने पर धर्मा को सन ऑफ गॉड मान लिया था। लेडी तारा ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। फिर बोरो ने धर्मा को पैरेलल यूनिवर्स से वापस बुलाया और उसे जनक 290 के सेरिब्रल ट्रांसफर में डाल दिया। उसका उद्देश्य स्पष्ट था। धर्मा को कोई जानकारी नहीं देनी थी, बल्कि उसके डीएनए की सारी जानकारी जनक 290 में भरनी थी। जोरो को तभी याद आ गया कि कैसे प्रोफेसर बोरो धर्मा को इंफॉर्मेशन की ओवरडोज से मारने की योजना बना रहा था, और कैसे उसने धर्मा को अंततः अंतरिक्ष में धकेल दिया था। लेडी तारा ने आगे बढ़कर अदालत में सारी सबूत पेश की। मनी ट्रेल, रिकॉर्डिंग और गोपनीय दस्तावेज। नाना के पास कोई तर्क नहीं था। लेडी तारा की गवाही निर्णायक थी। प्रोफेसर बोरो की हर चाल बेनकाब हो चुकी थी। और तभी पूरी दुनिया को पता चला, धर्मा, जिसे वे अब तक एक सामान्य विद्रोही समझ रहे थे, असल में नोकोविट का पुत्र था। परंतु ये खुलासा एक भयानक युद्ध के मध्य हुआ था, क्योंकि ठीक इसी समय प्लैनेट X-141 पर धर्मा और नोकोविट एक दूसरे के खून के प्यासे बनकर भयंकर युद्ध में भिड़े हुए थे। सर, जनरल मजोलिन स्वयं आए हैं। एक सिपाही ने घबराई आवाज में चीफ वार्डन को कॉल किया। क्या? जनरल मजोलिन स्वयं एक्स केज तक आ पहुंचे हैं? चीफ वार्डन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके भीतर एक भय की लहर दौड़ गई। एम्ब्रोज, चीफ वार्डन और बाकी 3 वार्डन कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। ये कैसे संभव था कि मजोलिन को इतनी जल्दी पता चल गया कि एम्ब्रोज ने उस प्राणी से विरल नाक निकाल लिया है, और ये भी कि एम्ब्रोज अब एक कैदी नहीं है, बल्कि एक्स केज के विद्रोहियों का नेता बन चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि मजोलिन को इतनी जल्दी ये सब कैसे मालूम हो गया। किसी ने भी ये आशंका तक नहीं की थी कि एक्स केज में विद्रोह की योजनाएं इतनी जल्दी उजागर हो जाएगी। एम्ब्रोज ने परिस्थिति की गंभीरता को भांपते हुए गहरी सांस ली और कहा, शायद हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। जो कुछ भी कल एक्स केज में हुआ, उसकी भनक किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लगी होगी। चीफ वार्डन और अन्य वार्डन ने सहमति में सर हिला दिया। हम मजोलिन के सामने वैसे ही व्यवहार करेंगे
जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। एम्ब्रोज ने शांत स्वर में कहा, मैं जो विरलनाक लेकर आया हूं उसे मजोलिन को मत देना। कह देना कि कल खनन ही नहीं हो पाया क्योंकि सभी कैदी मारे गए। ठीक है सन ऑफ गॉड, जैसा आप कहें। एम्ब्रोज ने एक पल विचार किया, फिर कहा, मुझे जेल में डाल दो। चीफ वार्डन ने संकेत किया और एक वार्डन ने एम्ब्रोज को पकड़कर उसे जेल में बंद कर दिया। चीफ वार्डन स्वयं मजोलिन को लेने के लिए विकिरणीय रेगिस्तान तक गया और उसे विशेष वाहन में एक्स केस तक सुरक्षित लेकर आया। लेकिन मजोलिन अकेला नहीं आया था। उसके साथ थी परम सुंदरी एंजेलन स्त्री वीवो। वीवो का नाम एक्स केज में हर कोई जानता था, लेकिन उसे प्रत्यक्ष देखने का अवसर किसी को अब तक नहीं मिला था। चीफ वार्डन ने पहली बार उसे सामने से देखा और क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। वीवो की सुंदरता अविश्वसनीय थी, इतनी सम्मोहक कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। परंतु उसकी वास्तविक शक्ति केवल उसकी मोहकता में नहीं थी, बल्कि उसकी चतुराई और प्रभावशाली मानसिकता में थी। ये भी कोई छिपी बात नहीं थी कि वीवो जनरल मजोलिन की विशेष कृपा पात्र थी। मजोलिन ने एक्स केज में प्रवेश करते ही आदेश दिया, मुझे और वीवो को एम्ब्रोज से मिलना है। जी, एम्ब्रोज से? चीफ वार्डन की आवाज कांप गई। हाँ, क्यों? कोई समस्या है? मजोलिन की गहरी उग्र दृष्टि ने उसे चुप करा दिया। नहीं नहीं हुजूर, कोई समस्या नहीं है। चीफ वार्डन ने तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश की। कृपया मेरे कैबिन में बैठें, मैं अभी एम्ब्रोज को बुलवाता हूं। मजोलिन ने हामी भरी। वो विरल नाग से बने प्रोटेक्टिव सूट में था। ये सूट इतना शक्तिशाली था कि कोई भी शक्ति, कोई भी अस्त्र मजोलिन को हरा नहीं सकता था। मजोलिन और वीवो चीफ वार्डन के कमरे में बैठे थे। जल्द ही एम्ब्रोज को उनके सामने लाया गया। एम्ब्रोज के शरीर पर घावों के ताजे निशान थे। ये साफ था कि पिछले 2 दिनों में उसे एक्स केज में अत्यधिक यातनाएं दी गई थी। ये दृश्य देखकर मजोलिन संतुष्ट हुआ। एम्ब्रोज के भीतर मौजूद धर्मा की आत्मा ने वीवो को पहचान लिया था। उसने तुरंत भाप लिया कि वीवो वही स्त्री थी जिसने इरिट्रिया में उसे जाने की अनुमति दी थी, लेकिन अब वो मजोलिन के साथ थी। ये कुछ अजीब था। एम्ब्रोज को संदेह हुआ कि शायद वीवो के पास विरल नाग का संरक्षण नहीं था। यदि ऐसा था तो धर्मा की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर सकती थी। एक पल में एम्ब्रोज का शरीर निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। मजोलिन, चीफ वार्डन और वीवो स्तब्ध रह गए। उसी क्षण धर्मा की आत्मा एम्ब्रोज के शरीर से निकलकर वीवो के भीतर समा गई। वीवो की आंखें एक पल के लिए चमकी। उसे सच्चाई का आभास हो गया। वो समझ गई थी कि एम्ब्रोज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि धर्मा की चेतना से युक्त सन ऑफ गॉड है। धर्मा की आत्मा को उसकी यादों की गहराइयों तक पहुंचना था, इसीलिए उसने वीवो के भीतर रहते हुए उसके भीतर के हर रहस्य को समझ लिया था। कुछ क्षण बाद धर्मा की आत्मा वापस लौटकर एम्ब्रोज के शरीर में समा गई। एम्ब्रोज की आंखें खुली और उसने गहरी सांस ली। मजोलिन ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा। तुझे ये बार बार निष्प्राण होने का शौक कब से लग गया है? मजोलिन ने घुर्राते हुए पूछा। एम्ब्रोज ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, तेरे कुशासन के दिन अब समाप्त होने वाले हैं मजोलिन। मैं सन ऑफ गॉड हूं। मेरी शरण में आ जा, तुझे जीवन दान मिल सकता है। मजोलिन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने इशारा किया और एक सिपाही ने एम्ब्रोज के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। हालांकि ये सिपाही एक्स केज का था, वे सभी अब एम्ब्रोज को अपना नेता मानते थे, लेकिन जनरल मजोलिन के सामने
वे अपनी निष्ठा प्रकट नहीं करना चाहते थे। वीवो अब भी एम्ब्रोस को एकटक देख रही थी। वो नपे तुले कदमों से आगे बढ़ी और कहा, अगर तू ही सन ऑफ गॉड है तो धर्मा कौन है? एम्ब्रोस ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, मैं ही धर्मा हूं और मैं ही एम्ब्रोस। वीवो की आंखों में विस्मय फैल गया। ये क्या बकवास है? तू धर्मा कैसे हो सकता है? मैं ही धर्मा हूं और मैं ही एम्ब्रोस। वीवो उलझन में पड़ गई थी। मजोलिन की आंखों में क्रोध की लपटें जल उठी। उसने दांत पीसते हुए चीख कर कहा, तो इस तथाकथित सन ऑफ गॉड का अंत कर देते हैं। इसे तुरंत विरल नाग के खनन पर भेजो, आज और अभी, इसी वक्त। एम्ब्रोस ने ठंडे मगर तीखे स्वर में उत्तर दिया, मूर्ख मजोलिन, मैं तुझे चेतावनी देता हूं। अगर तूने अभी मेरे सामने आत्मसमर्पण नहीं किया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मजोलिन की मुट्ठियां भिज गई, उसकी सांसें तेज हो गई और चेहरा क्रोध से लाल पड़ गया। अचानक उसने अपनी कलाई ऊपर उठाई, हथेली सीधी की और उसकी जैव यांत्रिक कलाई से विरल नाग ऊर्जा का एक घातक प्रक्षेपण निकलने को हुआ। लेकिन तभी चीफ वार्डन घबराते हुए आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, सर, कृपया इसे मत मारिए। हम इसे विरलनाग के खनन पर भेज देंगे। वैसे भी आज हम खनन नहीं कर पाए। मजोलिन की आंखें कुछ क्षण के लिए सिकुड़ गई। फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और ठहाका मारते हुए कहा, ठीक है, इसे अकेले भेज दो। देखते हैं ये सन ऑफ गॉड कितना शक्तिशाली है। फिर उसकी दृष्टि वीवो पर पड़ी। उसकी आंखों में एक व्यंग्यात्मक चमक थी। उसने व्यंग से कहा, तो तुम इससे मिलना चाहती थी ना? लो, मैंने तुम्हें मिला दिया। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस पागल से मिलकर तुम्हें आखिर क्या मिला? वीवो अभी भी स्तब्ध थी। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। धर्मा की आत्मा ने उसे छुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि एम्ब्रोस झूठ नहीं बोल रहा था। वो वास्तव में धर्मा की आत्मा के साथ सन ऑफ गॉड था। अब वीवो के भीतर एक संघर्ष शुरू हो चुका था। वो यहाँ धर्मा से बदला लेने आई थी, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि जिस धर्मा से वो बदला लेना चाहती थी, उसका अस्तित्व उसके सामने किसी भौतिक रूप में नहीं था, लेकिन उसकी चेतना यहाँ थी, एम्ब्रोस के भीतर। वीवो को धर्मा से सच जानना था। उसे हर हाल में धर्मा की चेतना को पकड़कर नोकोविद के सामने पेश करना था। लेकिन ये कैसे संभव होगा? धर्मा को पकड़ना असंभव था। तो क्या उसे एम्ब्रोस को ही पकड़कर ले जाना होगा? उसका मन इसी उधेड़बुन में डूबा था। उसने आखिरकार मजोलिन से कहा, मुझे एक दिन एक्स केज में रहने दो। मैं एम्ब्रोस के साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। मजोलिन चौंक गया। क्या तुम पागल हो गई हो? ये सन की कुछ भी बकवास कर रहा है। वीवो ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे पता है मेरे हुजूर, लेकिन मुझे कुछ समय इसके साथ गुजारने दो। मजोलिन के चेहरे पर अविश्वास उभर आया। उसकी आंखें संकीर्ण हो गई। फिर एक भद्दी हंसी के साथ उसने कहा, ठीक है, मंजूर है, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझे उतना ही प्रसन्न करना होगा जितना कल रात किया था। वीवो ने अपने मोहक अंदाज में मुस्कुराते हुए मजोलिन को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से फुसफुसाई, बिल्कुल मेरे हुजूर, शायद उससे भी ज्यादा।
मजोलिन की आंखों में वासना की चमक बढ़ गई। वो पूरी तरह वीवो के जाल में आ चुका था। उसने चीफ वार्डन को एक आदेशात्मक दृष्टि से देखा और कहा, ठीक है, आज ये यहाँ रह सकती है, लेकिन इस बार मेरे पास विरल नाक लेकर वीवो खुद आएगी। चीफ वार्डन ने सिर झुका दिया। उसके चेहरे पर एक तनाव था, लेकिन उसने सहमति में सिर हिला दिया। वीवो की आंखें अब एम्ब्रोस पर टिकी थी। आज की रात उसके लिए निर्णायक थी। उसे एम्ब्रोस से वो सारी सच्चाई जाननी थी और उसे धर्मा को पकड़कर नोकोविक के सामने पेश करना था, जिसके लिए उसने इतनी जद्दोजहद उठाई थी।